नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बंगापानी के टांगा गांव से अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिथौरागढ़ के बांगापानी गांव के टांगा गांव से अब तक 9 शव बरामद हो गए हैं। 2 लापता लोगों की अभी भी तलाश जारी है। तो आपको बता दें कि बादल फटने के बाद जो तबाही हुई थी, उसके चलते 11 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 लोग अभी भी लापता हैं। योगेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। योगेश, क्या ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और 2 लोग जो लापता हैं उनकी तलाश कब तक हो जाएगी? अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिया है? जी, मैं बताऊं, लगातार अधिकारी मौके पे जुटे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक महिला का 75 वर्षीय एक महिला का शव और मिल चुका है और अब लापता 11 लोगों में से 9 लोगों को ये शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी 2 लोगों के शव मिलने और बाकी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वहाँ पे। और कल यहाँ पे प्रभारी मंत्री जिले के विद्यालय शिक्षा मंत्री ने दौरा करा था। सांसद राज्यसभा सांसद अजय प्रदीप टंटा ने यहाँ पे दौरा करा था। आश्वासन दिया है कि आपके विस्थापन के गांव के विस्थापन की जो मांग है उस पे सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी। हालांकि मैं बताऊं कि आश्वासन जिस टाइम पे आपदा आती है, सरकारों चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, प्रभावित लोगों को दिए जरूर जाते हैं। हालांकि ऐसे उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं मुंशियारी और धारचूला क्षेत्र के, यहाँ पे 2011, 2008 और 2012, 2013, 2018 योगेश, लोगों के विस्थापन का आश्वासन दिया गया, लेकिन क्या कोई कार्रवाई भी की गई? कोई ठोस कदम भी उठाया गया? अभी तक कोई ठोस कदम इस मामले में नहीं दिया गया है। सिर्फ एक आश्वासन जरूर दिया गया है कि आपके विस्थापन के लिए हम बिल्कुल सरकार में बात रखेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि जो उदाहरण है 2008 से लगातार यहाँ पे जिन गांव में इस तरीके के बादल फटने की घटना हुई है, भूस्खलन से नुकसान हुआ है, जो आज भी उनका विस्थापन नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस के सरकार ने भी आश्वासन दिया कि आपका विस्थापन किया जाएगा। बीजेपी की सरकार भी आश्वासन जरूर देती है आपदा के टाइम पे, और बाद में उसके बाद उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है पहाड़ों। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका। आप नजर बनाए रखिए। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक 9 शव बरामद हो चुके हैं। 6 घरों को नुकसान पहुंचा है। टांगा गांव में ये बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें 11 लोग लापता हो गए थे और अब 9 लोगों के शव बरामद हो गए। पिथौरागढ़ के टांगा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहा। रेस्क्यू टीम ने मलबे से एक और शव बरामद कर लिया है, जबकि 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। अब मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। उधर धापा गांव में बादल फटने से तबाही हुई थी। धापा गांव में 6 मकान आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से 50 से ज्यादा परिवारों पर खतरा बना हुआ है। कई परिवारों के मकान आपदा की भेंट चढ़ गए, जिन्हें टेंट में रोकने की व्यवस्था की गई है। तो अब तक 9 शव बरामद हो गए हैं और 2 लोगों की तलाश और जारी है। 2 लोग और लापता बताए जाने। कुल 11 लोग बादल फटने की घटना में लापता हुए थे। 50 से ज्यादा परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। उधर बंगापानी के टांगा गांव का जिले के प्रभारी विद्यालय शिक्षा, खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने दौरा किया। दोनों नेताओं ने आपदा में लापता लोगों की खोज के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और साथ ही प्रभावितों से मुलाकात भी की। तो बंगापानी के टांगा गांव में मंत्रियों ने दौरा किया है। मंत्री अरविंद पांडे और प्रदीप टम्टा यहां हाल जानने पहुंचे, लोगों से बातचीत की। गांव वालों ने बहुत निकट से बेदर्द घटनाओं को देखा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन गाँव वासियों को भगवान साहस दे, हिम्मत दे, ताकि इन घटनाओं को बर्दाश्त कर सकें। और जो स्वजन हमारे बीच से चले गए हैं, इस गांव के लोग चले गए हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और मैंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि तत्काल जो हमारे गांव के लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और जो नियम कानून के तहत आता है उनकी पूरी मदद की जाए। टनकपुर में नेपाल बॉर्डर पर नोमैंस लैंड पर नेपाल अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पिलर संख्या 811 के पास नेपाल की तरफ से तारों की बाढ़ की गई है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच
तनाव बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि ये बाढ़ नेपाल के लोगों ने लगाई है। हालांकि बॉर्डर पर मौजूद एसएसबी के जवानों ने नेपाल की इस हिमाकत का विरोध किया। इस विवाद को लेकर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई। स्थानीय प्रशासन की तरफ से नेपाल से कहा गया कि नो मैंस लैंड पर नेपाल अवैध कब्जे को हटाए। नेपाल प्रशासन की तरफ से अवैध कब्जे को 3 दिन के भीतर हटाने का भरोसा दिया गया है। तो टनकपुर में नेपाल की बड़ी हिमाकत, नो मैंस लैंड पर तारों की बाढ़ लगाई। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में लोग सड़क नहीं होने से पथरीले रास्ते से एक बीमार महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि महिला बीमार थी और उसे खच्चर के ऊपर बैठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। ऐसे में आप महिला की तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि मोरी ब्लॉक के अस्पताल को लेकर इस महिला को पहुंचा गया है। अस्पताल से गांव की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। ऐसे में सड़क नहीं होने से ग्रामीण पैदल ही शहर तक पहुंचते हैं। कई बार तो गर्भवती महिला को इसी तरह खच्चर पर बैठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं जहां सड़क नहीं होने से परेशानी है। खच्चर पर बैठाकर एक बीमार महिला को अस्पताल तक ले जाया गया। महिला की परेशानी का अंदाजा लगा सकते हैं। चमोली में पुल नहीं होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही में दिक्कत है। पुल क्षतिग्रस्त हो जाने से लोग नदियों के ऊपर बने वैकल्पिक रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि गौड़ा गांव के पास बना पुल पहाड़ी से मलबा आने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से ये पुल अभी तक नहीं बन पाया है, जिस वजह से यहां लोग जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जान हथेली पर रखकर लोग किस तरह से इस नदी को पार कर रहे हैं। नदी का बहाव कितना तेज है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चमोली की ये तस्वीरें हैं जो वाकई में हैरान करने वाली हैं। मलबा गिरने से ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बड़कोट में एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी से इस घर में आग लगी थी। घर में आग लगने से सारा सामान राख हो गया। इस हादसे के बाद मकान में रह रहे 3 परिवार को प्रशासन की तरफ से रहने के लिए जगह मुहैया कराई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयावह है। 3 मंजिला मकान में आग लगी थी और मकान कैसे जलकर राख हो गया। घर में रखा सारा सामान जल गया। 3 परिवार इस मकान में रहते थे, जिन्हें प्रशासन ने अलग से उनके रहने का इंतजाम कराया है। अभी 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक अधिकारियों पर खूब बरस रहे थे। 24 घंटे भी नहीं हुए कि मदन कौशिक के तेवर ढीले हो गए। अब मदन कौशिक कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी बात कह रहे थे। मैं नाराज कहाँ हुआ, मैं गलत कहाँ किया? हाँ, तो मैंने यही तो कहा कि भाई अगर सचिव नहीं आए, उनकी कोई सूचना नहीं है और यदि उनके प्रॉपर्ली सूचना है तो वो क्यों नहीं आए, इसलिए बैठक को स्थगित करके कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे। अभी 1 दिन पहले ही अधिकारियों पर बरस रहे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के सुर एकदम नरम हो गए हैं। कुंभ की समीक्षा को लेकर देहरादून में बुलाई गई मीटिंग में अधिकारियों के न आने पर मदन कौशिक अधिकारियों पर कैसे भड़के थे, ये आप एक बार फिर से देखिए। ठीक नहीं है स्थिति भाई, आप क्यों नहीं आते अधिकारी जब बैठक में हमने बैठक बुलाई? क्या मतलब अधिकारी का नाम? मगर अब तो मंत्री महोदय के तेवर ही बदल गए हैं। मदन कौशिक कह रहे हैं कि वो नाराज कहाँ थे, वो तो सिर्फ अपनी बात रख रहे थे। मगर आप खुद सुनिए और तय करिए कि क्या बात यही थी। बैठक बुलाने का औचित्य क्या? क्यों 1 हफ्ता पहले मैंने एजेंडा जारी करा है? अब आप कोई से दिन फिक्स करके दोबारा बैठक में समय लेट करें, कोई बैठक का औचित्य। दरअसल 3 बड़े अधिकारी मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, जिसमें मंत्री जी का पारा चढ़ गया था। मदन कौशिक ने भरी मीटिंग में ही अधिकारियों को फटकार लगा दी थी। सुधांशु जी हैं, सारे सचिव का सचिव भेजा, का सचिव सिंचाई, सारे सचिव बुलाए थे। आज आखिर वहाँ काम क्या हो रहा है? देखा नहीं क्या बुरा हाल हो रखा है? कौन समीक्षा करेगा जब अपने बाकी समीक्षा नहीं करते? जा अवहेलना इसलिए नहीं है कि अभी ये नहीं पता कि भाई वो किसी दूसरी मीटिंग में थे, कहीं थे, उनको सूचना प्राप्त हुई या नहीं हुई। अब ये तो विषय अलग हुआ ना। मान लिया सपोज करो उनके पास सूचना ही ना हो। दरअसल इस घटनाक्रम के बाद मदन कौशिक ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी बात की थी।
माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मंत्री महोदय की सुरों में नरमी आ गई। नाराज कल भी नहीं था और आज तो आपने इस संवेदनशील विषय पे मुख्यमंत्री जी से कोई बातचीत की कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ना मैं नाराज था और ना कोई ऐसी दिक्कत है। एक सामान्य प्रक्रिया थी कि यदि कोरम जितना होना चाहिए उससे कम आया है तो मैंने कहा बैठक स्थगित करके 2-4 दिन के बाद दोबारा बैठक हम रखेंगे। एक दिन पहले तक अधिकारियों पर बरस रहे मदन कौशिक अब ये जता रहे हैं कि उन्हें किसी बात का गुस्सा नहीं था। मैंने कहा कि देखिए, बैठक में अगर अधिकारी नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं जो उसी समय तय होते हैं। अगर यदि निर्णय उन महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय नहीं लिए जा सकते तो तब बैठक का जो औचित्य है वो शायद उस रूप में नहीं रह जाता। ऐसे में सवाल ये है कि मदन कौशिक जो कह रहे हैं वो सही है या फिर उत्तराखंड में अफसरशाही के आगे वाकई नेता और जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो यहाँ तक कह दिया कि उत्तराखंड में नेतृत्व क्षमता की कमी है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार के स्तर पर, मैं मुख्यमंत्री पर तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं पर जो एक समझ होनी चाहिए, कैसे ब्यूरोक्रेसी से डील करना भी एक आर्ट है। तो वो आर्ट आपको गवर्नमेंट में मैंने पैदा करना पड़ेगा। सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच के विवाद पर हालांकि संगठन का कुछ और ही कहना है। जो भी वाकया हो उसमें मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से उसमें जो भी कार्यवाही वो करेंगे। संगठन के भी पास ये बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बोला है कि जो भी अधिकारी हैं उनको जो जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान है उसको सम्मान, जो जनप्रतिनिधि का जिस स्तर का सम्मान है उसको उनके अनुसार जो है अधिकारियों को उनको सम्मान देना चाहिए। पहले सीएम त्रिवेंद्र रावत का बयान और फिर मदन कौशिक के तेवरों से लगा था कि उत्तराखंड में अफसरशाही को लेकर कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, मगर जिस तरह से मदन कौशिक के तेवरों में नरमी आई है उससे लगता है कि अफसरशाही वाकई नेताओं पर हावी है। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिल्ली में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। इस दौरान सतपाल महाराज ने उनसे उत्तराखंड की पर्यटन परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने की मांग की। दरअसल धन की कमी की वजह से उत्तराखंड की कई परियोजनाएं रुकी हुई हैं। उधर सतपाल महाराज ने प्रहलाद पटेल से यह भी कहा कि उत्तराखंड में कुछ शर्तों के साथ सैलानियों को एंट्री दी जाए जिससे पर्यटन व्यवसाय बढ़ सके। उत्तराखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। मुख्य सचिव का कहना है कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट घटकर 65% हो गया है। हालांकि मुख्य सचिव ने यह भी साफ कर दिया है कि कोरोना को लेकर बनाई गई गाइडलाइंस को कड़ाई से पालन करना जरूरी है। उधर प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए अब प्राइवेट लैब्स की भी मदद ली जा रही है। ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सभी को इस समय बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो प्रोटोकॉल या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो जारी किया गया है उसका हम पालन करते रहें तो स्थिति को नियंत्रण करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। नॉर्मल हमारा 2500 के आसपास चल ही रहा है। टेस्टिंग बैकलॉग हमारा, हमने जैसे आपने ये भी देखा होगा कि हमने सब्सटैंशियली प्राइवेट सेक्टर की लैब्स में भी काफ़ी नंबर्स भेजने स्टार्ट कर दिए। तो इससे जो हमारे डिफरेंट जो गवर्नमेंट या राजकीय जो लैब्स हैं उन पे प्रेशर कम होगा एंड हमारा जो बैकलॉग होगा, सो वी डू होप कि बैकलॉग्स मैनेजेबल होगा। कोटद्वार में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर वसूली की जा रही है। पूरी फीस को लेकर अभिभावकों में गुस्सा है। इसी से गुस्साए अभिभावकों ने एक निजी स्कूल के बाहर धरना दिया। अभिभावकों का कहना है कि जब क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं तो फिर स्कूल ट्यूशन फीस क्यों वसूल रहे हैं। अभिभावकों की मांग है कि ट्यूशन फीस 50% तक कम की जाए, लेकिन स्कूल इसके लिए तैयार नहीं है। तो ट्यूशन फीस को लेकर हंगामा देखा गया कोटद्वार में। क्लासेस ऑनलाइन तो पूरी फीस क्यों ली जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि जो ट्यूशन फीस है वो 50% ली जाए। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर
अभिभावकों में गुस्सा है। कोविड-19 के चलते सभी स्कूलों के अभिभावक स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल देहरादून सिटी बस संचालकों में आरटीओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया। सिटी बस संचालकों का आरोप है कि शहर में नियमों के खिलाफ ऑटो चल रहे हैं। आरोप है कि ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। इसी से गुस्साए सिटी बस संचालकों ने बसों को सरेंडर करने की चेतावनी दी है। तो नियमों के खिलाफ चल रहे ऑटो, इस तरह का आरोप लगाया है। सिटी बस संचालकों ने एआरटीओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया है, अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। जब भी जो है हम इस चीज के लिए कोई प्रत्यावेदन देते हैं, कोई ऐसी मांग करते हैं, तो खाली आरटीओ महोदय दिखाने के लिए जो है कुछ चलाने की कुछ दिन की कार्रवाई करते हैं, उसके बाद ये मामला है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस बार जो है हमने आर पार की लड़ाई लड़ी है, जिसपे हमने कहा या तो आप ठेका गाड़ी विक्रमों को चला लो जो आपके संरक्षण में चल रहे हैं, और या फिर जो है शहर की जो सबसे सस्ती सेवा है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या उसको चला लिया जाए। रुड़की में पुलिस ने 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों पर 1500 से लेकर 2500 रुपए तक का इनाम घोषित था। ये बदमाश काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे। एसपी देहात का कहना है कि अभी तक 5 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 10 से ज्यादा बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। तो 4 इनामी बदमाशों को रुड़की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी बदमाश लंबे समय से फरार चल रहे थे। इसके अलावा 10 से ज्यादा ऐसे बदमाश हैं जिनकी तलाश जारी है। इसमें 1500 से लेकर 2500 रुपए तक के बदमाश शामिल हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। लंबे समय से ये बदमाश फरार चल रहे थे। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 238 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही शराब की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी बैरियर पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 पिकअप वाहन को रोककर चेकिंग की गई तो अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 238 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। 2 पिकअप वाहनों में ये शराब लदी हुई थी। इसके साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़कोट नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 और 4 में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में इन दिनों गुलदार की भनक ने डबल दहशत पैदा कर दी है। वार्ड के वाल्मीकि कॉलोनी में गुलदार की हलचल दिखाई दी। इस इलाके में पहले ही गुलदार एक कुत्ते और एक बंदर को अपना निवाला बना चुका है। वहीं वन विभाग हवाई फायरिंग के जरिए गुलदार को रिहायशी इलाके से भगाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वन विभाग ने बच्चों और महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। मेरे कार्य क्षेत्र के अलग अलग गांवों से ग्रामीणों द्वारा हमें लगातार सूचित करा जा रहा था कि यहाँ पे जो गांव के आसपास गुलदार को देखा जा रहा है। तो हमारे द्वारा जो है जहाँ से भी शिकायतें हमको मिलती रही, हमने टीम बना के स्टाफ की वहाँ पर लगातार गश्त करवाई, फायरिंग करवाई, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग कोई भी अकेले ना निकले, बच्चों को स्पेशली लेडीज़ को इस तरीके से कभी जाना हो तो ग्रुप में जाएं। खटीमा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 20 लाख रुपए की अफीम बरामद की है। तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो 2 किलो अफीम के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों यूपी के रहने वाले हैं। बरामद अफीम की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। खटीमा पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है। 2 किलो अफीम के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दो अफीम तस्कर जिनके पास से 1-1 किलो अफीम अवैध बरामद हुई है। इरफान खां और आसफ खां दोनों आपस में रिश्तेदारी हैं। दोनों से 1-1 किलो अफीम अवैध जो है बरामद हुई है। दोनों खिलाफ NDPS में मुकदमा कायम किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
हरियाली तीज पर हरिद्वार में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुहागिन महिलाओं के लिए इस दिन का खास महत्व होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं। तो हरिद्वार में हरियाली तीज पर खास कार्यक्रम किया गया। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई। कुछ और खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। कोटद्वार में प्रशासन ने सीज किया खनन माफिया के 6 डंपर। ओवरलोडिंग को लेकर हुई कार्रवाई। बागेश्वर में टैक्सी चालकों को सिर्फ 50% सवारी बैठाने का परमिशन, निर्देश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। टिहरी जिले में कोरोना के 43 केस अभी भी एक्टिव। 444 लोग ठीक होकर घर पहुंचे। हल्द्वानी में सीएम रोजगार योजना के लिए 92 युवाओं का चयन। इंटरव्यू के बाद अब लोन आवंटन की प्रक्रिया हुई शुरू। रामनगर में गुलदारों के हमले रोकने के लिए वन विभाग की योजना कारगर। ग्रामीणों को वन्य जीवों के हमला रोकने के लिए किया गया जागरूक। नैनीताल के भीमताल में गुलदार के शावक का शव मिला। डॉग के हमले में शावक के मारे जाने की आशंका। मसूरी में धूमधाम से मनाई गई हरियाली तीज। महिलाओं ने मेहंदी लगाकर और नाच गाकर मनाई तीज। फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा। खबर आपकी, जुबान आपकी।